वीडियो हम जानेंगे कि हमको भीमाशंकर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 6वां ज्योतिर्लिंग यानी कि पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की हम आज बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि हमको भीमाशंकर कैसे पहुंचना है, कितने दिन का ट्रिप बनाया जाए, सबसे बेस्ट समय, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वहाँ पे होटल्स की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमको भीमाशंकर में और कहाँ पे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हमको भीमाशंकर पहुँचने के लिए आने का साधन क्या है। पहले अगर मैं साधन की बात करूँ दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन। तो भीमाशंकर जाने के लिए आपको सबसे पहले पुणे आना पड़ेगा। तो दोस्तों आप पुणे जंक्शन आ जाइए। आपके शहरों से पुणे के लिए ट्रेनें अवेलेबल होंगी, क्योंकि पुणे से सभी जगहों के लिए, सभी शहरों के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। तो आप सबसे पहले दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों वो है आपका फ्लाइट। दोस्तों पुणे में एयरपोर्ट है, तो आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप अपने शहर से पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं। आप वहाँ से अपनी भीमाशंकर यात्रा प्रस्थान कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों वो है आपका बाई। दोस्तों बाई रोड भी आप आ सकते हैं पुणे से, जहाँ से भी आ रहे हैं। अगर आप साउथ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो आप पुणे आपको बाई रोड आ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे से पहुंचने के बाद हमको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा बस स्टैंड। दोस्तों अगर आप पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो आप पर्सनल गाड़ी से भीमाशंकर तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बात करूं कि अगर आप ट्रेन से आए हैं, फिर अगर आप फ्लाइट से आए हुए हैं, तो फिर आपको पुणे से आपको बस पकड़नी पड़ेगी, या फिर आप पुणे से टैक्सी बुक करके यानी कि कार बुक करके भी आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बस की बात करूँ दोस्तों आपको पुणे से सबसे पहले आना पड़ेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड। तो पुणे से शिवाजी नगर बस स्टैंड की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की है। तो आप ऑटो से आप बस स्टैंड आ सकते हैं। ऑटो वाला आपको 100 रुपये या 120 रुपये लेगा। आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करा दीजिएगा, लेकिन 100 रुपये तो वो नॉमिनल चार्ज करते हैं। तो आप शिवाजी नगर बस स्टैंड आइए, वहाँ से आपको हर आधे घंटे में भीमाशंकर की आपको बस उपलब्ध रहेगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ बस स्टैंड से भीमाशंकर की जो दूरी है वो आपको 120 किलोमीटर की। ये 120 किलोमीटर का सफर आपको बस वाला 4 घंटे में आपको पहुंचा देगा भीमाशंकर। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टिकट की फेयर की। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो टिकट की फेयर आपको 180 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगी। और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बसें मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट बस की मैं रेट बता, यहाँ पे अगर कोई अगर प्राइवेट बस लेते हैं तो प्राइवेट बस का कॉस्ट हो सकता है तो ज़्यादा। तो मैं गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट की बस बहुत चलती है। हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएंगी, जो कि सीटिंग बस होती है, और उसका किराया आपका 180 रुपये पर पर्सन होता है। 4 घंटे की यात्रा आपको भीमाशंकर तक पहुंचा देगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हमको भीमाशंकर में सबसे उचित समय और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा दर्शन करने के लिए। दोस्तों सावन का महीना छोड़कर और आपका महाशिवरात्रि छोड़कर और आपके दशहरा छोड़कर, इन 3 पर्व को छोड़कर आप किसी भी समय जा सकते हैं भीमाशंकर में। वहाँ पे किसी भी तरीके की आपको भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप श्रावण में जाते हैं, या फिर अगर आप महाशिवरात्रि में जाते हैं, या फिर आप दशहरा के समय पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं कि भीमाशंकर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों वहाँ के जो पुणे के लोग रहते हैं, यानी कि जो लोकल लोग रहते हैं, पुणे हो गए, मुंबई हो गए, वो एक दिन का ही अपना ये सफर बनाते हैं। यानी कि अगर वो मॉर्निंग में आते हैं या दोपहर तक भी आते हैं, दर्शन करते हैं, वो शाम को अपनी वापसी ले लेते हैं। लेकिन वही अगर आप दूर से आए हैं, आप अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो आपको एक दिन का स्टे भीमाशंकर में बनाना है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम बस से उतर चुके हैं, अब हमको रूम कहाँ। तो रूम भी यहाँ पे अगर आप पीक सीजन में आते हैं, तो पीक सीजन में अगर आप आते हैं शिवरात्रि के टाइम पे, दशहरा के टाइम पर, सावन के टाइम पे आते हैं, तो आपको होटल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो होटल के कॉस्ट 1000-1500 रुपये पर डे का होता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल समय पे आते हैं, एक नॉर्मल सीजन में आते हैं, तो वहाँ का जो रूम का किराया होता है वो 500 रुपये से 700 रुपये तक आपको रूम प्रोवाइड करा देते हैं पर डे का। दोस्तों यहाँ पे जो बस स्टैंड से अगर आप उतरते हैं तो थोड़ी दूर पे वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। आप उस होटल में कहीं भी जाके आप स्टे कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको बस स्टैंड से आप निकलेंगे, थोड़ी दूर पे आपको वहाँ पे 325 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा। दोस्तों जो मंदिर है हमारे जो ज्योतिर्लिंग है, यानी जो भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, वो आपको 325 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा। और उस मंदिर परिसर से थोड़ी सी 100 मीटर के दायरे में ही वहाँ पे आपको 3-4 और होटल लेने हैं। वहाँ का रेट 500 से 1000 रुपये होता है। लेकिन अगर आप पीक सीजन में आते हैं, यानी कि सावन के समय पे आते हैं, तो वही रेट आपका 1000 रुपये से 2000 रुपये तक कभी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मंदिर परिसर के जो आसपास होटल्स हैं, 3-4 होटल ही हैं, तो आप वहाँ रुकिए, क्योंकि भोलेनाथ का दर्शन आप कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी आसानी है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने दर्शन की तरफ। दोस्तों दर्शन लाइन में अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल टाइम पे आते हैं, तो आपका हार्डली 1 घंटे में आपका दर्शन आराम से हो जाएगा। वही अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो पीक सीजन में आपका दर्शन का जो समय लगेगा वो आपका 2.5 से 3 घंटे भी आप लाइन में आपको लगना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे दर्शन के रिगार्डिंग में एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप सुबह आरती के बाद अगर आप दर्शन करते हैं, दोस्तों यहाँ पे आरती की जो मैं बात करूँ दोस्तों, आपका 5:30 बजे आरती होती है। तो अगर आरती होने के बाद अगर आप लाइन पे लगते हैं, यानी कि अगर मॉर्निंग 7 बजे से लेकर शाम तक जब भी मंदिर खुला रहता है 9 बजे से 10 बजे तक, तब अगर आप लाइन में लगते हैं तो वहाँ पे आपको जो भीमाशंकर की ज्योतिर्लिंग है उस ज्योतिर्लिंग पर आवरण ढक दिया जाता है। तो अगर आप आरती से पहले आते हैं, यानी कि अगर आप 5 बजे लाइन में लग जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो
आपको आवरण हटा हुआ मिलेगा और आप ज्योतिर्लिंग का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। वहाँ पे लोटे में पानी लेकर स्नान करने के लिए आपको अनुमति है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं, आप अभिषेक भी कर सकते हैं। और आप अगर 5 बजे के पहले लगते हैं मॉर्निंग में, तो आपको आवरण हटा हुआ देखने को मिलेगा। अभिषेक करना चाहते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जाइए, आरती में सम्मिलित होइए और भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, ओम नमः शिवाय कहिए, अपने विशेष मानिए और अपनी मनोकामना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे तरफ कि हमको खाने पीने की भीमा शंकर में क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पे होटल भी बहुत कम है। दोस्तों मंदिर के आसपास ही और सीढ़ी से जब आप ऊपर चढ़ते हैं, जो 325 सीढ़ी मैंने आपको बताया, वहाँ पे सीढ़ी के आजू बाजू में आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे भोजनालय बहुत सारे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। खाने पीने के अगर रेट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, इस हिसाब से अगर आप थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको पड़ जाएगा। और वहाँ पे आपको कोई बड़ा होटल आपको देखने को नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, और ना ही आपको ठहरने के लिए, क्योंकि भीमा शंकर का जो लोकेशन है वो सह्याद्री पर्वत पे बना हुआ है। पर्वत की होने की वजह से वहाँ पे जगहों का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, और विस्तार नहीं हो पाया तो इसलिए वहाँ पे होटल और भोजनालय काफ़ी कम है। चलिए दोस्तों, लास्ट हम बात करते हैं कि हमको भीमा शंकर में और कहाँ घुमाइए। दोस्तों भीमा शंकर मंदिर से ही आपका एक जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है, और वो जाता है गुप्त भीमा शंकर। दोस्तों जो गुप्त भीमा शंकर है वो वहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जंगल के बीच से रास्ता बना हुआ है। जगह जगह पे आपको एरो के निशान होंगे, गुप्त भीमा शंकर जब लिखा होगा तो आप उसको फॉलो करते हुए गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुप्त भीमा शंकर में क्या है, तो दोस्तों गुप्त